हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या यानी कैपिटल आर और फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ में संबंध दर्शाइए। यह सिद्ध करने को आएगा स्मॉल एफ बराबर r/2 यानी कैपिटल r/2। वो अपन लास्ट में प्रूव करेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर माना क्या लिखना है। पहले हमने यहाँ पर एक उत्तल दर्पण ले रखा है। उत्तल दर्पण कैसे पहचान करेंगे कि उत्तल दर्पण है? जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो। देखिए यहाँ पर XY एक उत्तल दर्पण है और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? उभरा हुआ है, इसलिए इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर XY एक उत्तल दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। यहाँ से एक प्रकाश किरण AB, यहाँ पर दर्पण है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण पर आपतित होता है। प्रकाश किरण AB उत्तल दर्पण पर आपतित होता है और परावर्तन के फलस्वरूप यहाँ से M दिशा पे चला जाता है, M की ओर। यहाँ पर देखिए, जिसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये फोकस पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर भी मिलती है उसे कहते हैं हम मुख्य फोकस। और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ये जो आपका उत्तल दर्पण है, किसी न किसी गोले का भाग होगा, उस गोले का केंद्र ये जो आपका दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। वक्रता केंद्र जिसे कैपिटल C से दर्शाते हैं। और मुख्य यहाँ पर वक्रता केंद्र है, ये आपका प्यारे बच्चों ध्रुव है, मुख्य अक्ष पर स्थित है। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से दर्शाते हैं। फिर से समझिएगा, ये मुख्य अक्ष है, PC क्या है? मुख्य अक्ष है। P क्या है? ये आपका ध्रुव है। F क्या है? मुख्य फोकस। C क्या है? वक्रता केंद्र है। तो P से C के बीच की दूरी को यदि यहाँ से हम यहाँ तक कहें तो ये जो दूरी है प्यारे बच्चों, ये कैपिटल R है। और आप याद रखिएगा, ये आपका दर्पण है, इसके यदि लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस में लेंगे और इसके यदि हम राइट साइड में लेंगे, दाएं पक्ष पे लेंगे, तो हमेशा डिस्टेंस को प्लस से दर्शाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि कहें तो स्मॉल f, ये है फोकस दूरी। तो हम लिखेंगे क्या? माना XY क्या है? एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा C वक्रता केंद्र है। किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तित होकर BM दिशा में चली जाती है। ये चीज मैं लिखूंगा कि माना AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक है, और परावर्तन के फलस्वरूप BM दिशा में चली जाती है। क्लियर? तो इतना लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे XY एक दर्पण है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण है। P उसका ध्रुव, F मुख्य फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तन के फलस्वरूप BM दिशा में चली जाती है, ठीक है। किस दिशा में? BM दिशा में परिवर्तित हो जाती है। यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो जो BM दिशा में जाती है तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर बिंदु आपको दिख रहा है F, ऐसा लगेगा कि F से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो थोड़ा सा लिखना है। फिर परावर्तन का नियम आपको पता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए। तो इतना लिख लीजिए, माना XY एक उत्तल दर्पण है, P उसका ध्रुव है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र क्या है? आपका C है। किरण AB उसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक, और परावर्तन के फलस्वरूप BM दिशा में चली जाती है। अब हमने आपको बताया कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो यहां पर लिखें आप, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है स्टूडेंट? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण कौन सा है? ये I है, मतलब ABN बराबर होगा NBM या BMN के। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, कोण ABN बराबर आपका हो जाएगा कोण NBM, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इतना आप क्लियर कर सकते हैं। आगे चलिए, हम यदि दो रेखा देखें, आपका प्यारे बच्चों PC है और AB एक दूसरे के समांतर है और जो BC है दोनों को मिलाता है, तब इसका जो संगत कोण है वो बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा। इसी प्रकार यदि हम देखें FM, देखिए FM और NC
एक दूसरे को बी पर काटती हैं तो इसका ये आर वाला भाग इसके शीर्षाभिमुख कोण के बराबर होगा। ठीक है, फिर से समझिएगा, आपका दो रेखा है, एक ए बी और एक पी सी। ठीक है, एक ए बी और एक पी सी, इसको बी सी मिला रहा होता है तो ये जो आपका कोण है वो संगत कोण बनता है। कौन सा कोण? संगत कोण। यहाँ पर देख सकते हैं एन सी तक देखिए, तो ये कौन सा कोण बना? संगत कोण। बी सी मिलाता है दोनों को, इसलिए यहाँ पे जो कोण बनेगा वो संगत कोण होगा बच्चों। और यहाँ पर ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या है? यदि एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसको हम समीकरण 1 दे सकते हैं। इसके बाद आगे लिखना है आपको, चूंकि ए बी जो है, जो ए बी है वो समांतर है पी सी के। ठीक है, और इनको जो बी सी है, बी सी है वो बी सी रेखा मिलाती है। क्या करती है? मिलाती है। तब हमने आपको बताया था कि भैया दो समांतर रेखाएं उसको तीसरी रेखा मिलाए तो जो आपका कोण है ए बी एन, जो कोण है ए बी एन और कोण है बी सी पी, वो कौन सा कोण है? संगत कोण। मैं अभी बताऊंगा डायग्राम से, फिर से बताऊंगा। बी सी पी देखिएगा, बी सी पी देखिएगा, बी सी पी, बी सी पी, ये कोण आपका हो गया। और प्यारे बच्चों ये आई है ए बी एन, ये दोनों के दोनों कोण संगत कोण है। अब इसके बाद मैंने कहा था कि ये जो आपका आर है ये बी के बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे किंतु, इसको आप समीकरण 2 दे दीजिए, संगत कोण, इसको आप समीकरण 2 दे दीजिए। यहाँ पर आपको लिखना है किंतु, किंतु जो आपका कोण है एन बी एम, कौन सा? एन बी एम, और जो कोण है आपका सी बी एफ, ये कौन सा कोण है प्यारे बच्चों? तो ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है। और इसको आप दे सकते हैं समीकरण 3। कौन सा समीकरण? समीकरण 3 दे सकते हैं। अब ये जो समीकरण 1, 2, 3 से निष्कर्ष निकालिए क्या होगा। देखिएगा जरा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों बराबर है। पहले तो इसको समझिए, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। समझिएगा ना भैया, ये दोनों बराबर हैं और ये इसके बराबर है, कहने का मतलब ये भी इसके बराबर होगा, और फिर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, क्योंकि जब आई इसके बराबर है, आर इसके बराबर है और आर इसके बराबर है, तब ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर से समझिएगा, ये कोण यदि इसका मान 2 है तो इसका भी मान 2 है, ये डन है पहली बात। और भैया इसका मान जो भी होगा इसके मान के बराबर होगा, किंतु ये बताया गया है कि आई बराबर है आर की, मतलब इसका मान 2 है तो इसका मान भी 2 है। यदि इसका मान 2 है तो इसका मान भी 2 है, क्योंकि आपतन कोण और प्यारे बच्चों ये है परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ये 2 है तो ये भी 2 है। अच्छा, ये और ये शीर्षाभिमुख, तो यदि ये 2 है तो ये भी 2 है, और ये जो आई है और जो सी है ये है संगत कोण। यदि ये 2 है तो ये भी 2 है, मतलब इसका मान 2 तो इसका मान 2, इसका मान 2 तो इसका मान 2, कुल मिलाकर ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कोण जो बी है प्यारे बच्चों और जो कोण सी बन रहा है इस त्रिभुज बी सी एफ में, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये समीकरण 1, 2, 3 से निष्कर्ष निकाला हमने, समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से। तो आगे आप लिखना है आपको समीकरण 1, 2 व 3 से। लिखेंगे आप समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से। कौन सा त्रिभुज आपका बन रहा है? त्रिभुज आपका बन रहा है बी सी एफ में जो आपका कोण बनेगा बी वाला, यानी सी बी एफ। कौन सा कोण? कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ। थोड़ा डायग्राम में देखिएगा, सी बी एफ और बी सी एफ। ओके, चलिए कोई बात नहीं। हम कौन सा त्रिभुज लिए हैं? बी सी एफ, मतलब एक छोटा सा त्रिभुज बना। अब देखिएगा, यदि आपको पता है कि यदि त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं, त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं, तब उनके संगत या सम्मुख भुजा बराबर होंगे। कौन से भुजा? सम्मुख भुजा। तो जो आपका बी का सामने वाला भुजा है एफ सी, और सी का सामने वाला भुजा है बी एफ। क्या? बी एफ। ठीक, ये चीज इतना तक आप लोग कर लें।
सी एफ या एफ सी कुछ कर सकते हो। एफ सी बी के सामने वाला भुजा एफ सी और सी के सामने वाला भुजा बी एफ है। डायग्राम में देखिए, बी के सामने वाली भुजा एफ सी और सी के सामने वाली भुजा बी एफ है। अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यानी एक्स वाई का मान छोटा हो, तो ये जो बी है यहाँ पे आएगा, तो लगभग बी एफ का मान पी एफ के बराबर होगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बी बिल्कुल यहाँ तक आकर ये बिंदु बी यहाँ पे आ जाए, यदि ये बिंदु बी यहाँ पे आ जाए तो फिर बी एफ लगभग पी एफ के बराबर होगा। तो आगे आपको लिखना है यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, तो यहाँ पर लिखिए चूंकि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होने पर, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो स्टूडेंट, तो आपका जो बी एफ का मान है वो पी एफ के बराबर होगा। बी एफ का मान जो होगा वो पी एफ के बराबर होगा। थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे जो बी एफ है इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम पहले दे देते समीकरण 4, तो समीकरण 4 से बी एफ की जगह पी एफ लिख सकते हैं। तो समीकरण 4 से, कहाँ से, समीकरण 4 से, ठीक। समीकरण 4 क्या कहता है, एफ सी बराबर, अब बी एफ की जगह क्या रख देंगे, पी एफ। यहाँ तक क्लियर। दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ सी प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ। प्यारे बच्चों, एफ सी और पी एफ जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा पी सी और ये 2pf हो जाएगा, ठीक है, 2pf हो जाएगा। डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो आपका pf और fc जोड़ेंगे तो pc हो जाएगा और pf pf 2pf हो जाएगा। अब आप ही बताइए, pf यानी आपका फोकस दूरी है, प्लस में होगा चूंकि pf बराबर होता है प्लस f, ये है क्या, फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। इसके बाद यदि हम बात करें pc की तो ये प्लस r होगा, ये है वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या। तब प्यारे बच्चों वैल्यू पुट कर दो, तो पीसी का मान कितना रखना है, आर, और यहाँ पर रखना है 2f। एक तो ये सिद्ध हो गया r बराबर 2f, या आप f बराबर निकालना चाहते हो तो f बराबर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, यही सिद्ध करना था। यानी r क्या है और f क्या है, तो r है वक्रता त्रिज्या, r क्या है, वक्रता त्रिज्या, f क्या है, फोकस दूरी। यानी प्यारे बच्चों जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आगे लिख लो, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे एक लाइन लिख सकते हो ना, अतः उत्तल दर्पण की, मैं लिख देता हूं, अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आज के इस सेशन को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। उत्तल दर्पण के लिए जो आपका संबंध था वो आपसे बनेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।